हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं विमलेश कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल JMD क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई बड़े ज़ोरों शोरों के साथ कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट, इससे पहले पिछली क्लासेज में आप लोग जान चुके हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऊष्माशोषी एवं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएँ क्या होती हैं, और उसके साथ ही आप लोग जान चुके थे उपचयन यानी कि आक्सीकरण अभिक्रिया क्या है। तो स्टूडेंट, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग अपचयन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो स्टूडेंट्स, अभिक्रिया है आज हमारी अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया। स्टूडेंट्स, इससे मिलती जुलती अभिक्रिया हम लोग पढ़ चुके हैं जो कि थी उपचयन अभिक्रिया। अगर आप लोगों ने ये अभिक्रिया नहीं पढ़ी है तो उस अभिक्रिया को पढ़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जाकर के पिछले वीडियोज को ज़रूर देखें। कोई भी वीडियो आपसे छूट ना पाए, क्योंकि विज्ञान का ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे यूपी बोर्ड हमेशा क्वेश्चन बनाता ही बनाता है। तो अगर आप लोग उसको देखेंगे तो मैंने बताया था कि उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है अथवा हाइड्रोजन बाहर निकलती है, या कोई ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो जुड़ता है और धन विद्युतीय तत्व बाहर निकल जाता है। तो जो रिएक्शन होती है वो कहलाती है हमारी उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आज हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया के बारे में। तो आइए जरा परिभाषा लिख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही हो या हाइड्रोजन जुड़ रही हो या ऑक्सीजन बाहर निकल रही हो। स्टूडेंट्स, ऑक्सीजन बाहर निकल रही हो। ऑक्सीजन बाहर निकल रही हो, या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं, अथवा कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो धन विद्युतीय होती है। तो धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो या फिर स्टूडेंट्स ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो रहा हो? निकल रहा हो, बाहर निकल रहा हो। बाहर निकल रहा हो, ठीक है। इस प्रकार की रिएक्शंस जो क्या होंगी रहा हो, तब इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया
रासायनिक अभिक्रिया क्या कहलाएगी स्टूडेंट? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुई हमारी अपचयन अभिक्रिया की परिभाषा। तो एक बार हम इसको समझ लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ रही हो या फिर ऑक्सीजन बाहर निकल रही हो, या कोई धन विद्युतीय तत्व, हाइड्रोजन भी जो है कोई एक धन विद्युतीय तत्व है, तो या तो धन विद्युतीय तत्व अभिक्रिया में जुड़ रहा हो या फिर ऋण विद्युतीय तत्व यानी कि माइनस चार्ज वाला जो तत्व है वो बाहर निकल रहा हो, तब इस प्रकार की जो रासायनिक अभिक्रिया है वह अभिक्रिया स्टूडेंट अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, आप लोग इसे समझ पाए होंगे। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। आइए इसको उदाहरण के साथ देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे। पहला एग्जाम्पल हम लोग लेंगे क्यूप्रिक ऑक्साइड यानी कि CuO, इसका नाम है क्यूप्रिक ऑक्साइड। जैसे ही इसकी क्रिया होगी हाइड्रोजन गैस के साथ, किसके साथ स्टूडेंट क्रिया होगी? हाइड्रोजन गैस के साथ, तो यहाँ जो कॉपर के साथ में ऑक्सीजन जुड़ी थी वो क्रिया होने के बाद विस्थापित हो जाएगी और कॉपर जो है यहाँ पर रह जाएगी। अब जो ऑक्सीजन थी वो हाइड्रोजन से संयोग कर लेगी और क्या बनेगी स्टूडेंट? H2O बना देंगे। ठीक है, नाम लिख लेते हैं। इसका नाम क्या था? क्यूप्रिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका नाम तो आपको मालूम ही होगा, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस आई है। अब इधर ये क्या बचा? ये बचा कॉपर। कॉपर बचा स्टूडेंट। और इसका नाम तो सभी को याद होगा, जल, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। तो ध्यान से देखिए, मैंने आपको क्या बताया है कि जब कोई धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा हो या ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो बाहर निकल रहा हो, तो आप देख सकते हैं यहाँ क्यूप्रिक ऑक्साइड में कॉपर के साथ जो थी ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी। अब क्रिया होने के पश्चात जो ऑक्सीजन है वो कॉपर से विस्थापित हो जाती है यानी कि बाहर निकल जाती है और कॉपर रह जाता है, और साथ में हाइड्रोजन के साथ संयोग करके क्या बनाती है स्टूडेंट? जल बना देती है। तो आशा है आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। आइए एक और एग्जाम्पल के साथ में इसे समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे स्टूडेंट्स। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कराते हैं कार्बन के साथ। तो जिंक ऑक्साइड, ये जिंक ऑक्साइड का सूत्र है, और जैसे ही इसका क्रिया कराते हैं कार्बन के साथ, तो स्टूडेंट क्रिया के उपरांत ऑक्सीजन यहाँ से विस्थापित हो जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो क्या बचा? यहाँ बचेगा केवल जिंक प्लस कार्बन जो है ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO बना देता है। तो स्टूडेंट्स, कमेंट में आप लोग बताएं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है ये गैस लाभदायक है या हानिकारक है। कमेंट में बताएं फटाफट। उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। तब तक हम इनका नाम लिख देते हैं। इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और इसको तो जानते ही हैं सभी, कार्बन। कार्बन, और ये जिंक, जिंक, और ये कार्बन मोनोऑक्साइड। स्टूडेंट, ये एक विषैली गैस है, इसमें आदमी का दम घुटने लगता है, तो इसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड नाम है इसका।
ठीक है स्टूडेंट, आइए एक और एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। इस बार हम ले लेते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड को, और हाइड्रोजन सल्फाइड का अर्थ होता क्या होता है स्टूडेंट, H2S होता है। ठीक है, क्रिया करा देंगे इसकी क्लोरीन के साथ, क्लोरीन के साथ क्रिया करा देंगे। तो क्लोरीन के साथ जब इसकी क्रिया कराएंगे तो हाइड्रोजन जो है ये, तो स्टूडेंट्स ये हाइड्रोजन सल्फाइड जब क्लोरीन के साथ क्रिया करती है तो हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ संयुक्त हो जाती है, ये सल्फर जो है इसको बाहर निकाल देती है। क्या क्रिया बनेगी, क्या बनेगी HCl, ठीक है, और प्लस बचेगा आपका सल्फर। अब यहाँ क्लोरीन के 2 परमाणु थे, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु थे, तो इसीलिए 2 को हम यहाँ लगा देंगे। यहाँ पर स्टूडेंट्स समझने वाली बात है कि क्लोरीन भी माइनस चार्ज वाला यौगिक है जो कि हाइड्रोजन में जुड़ा, और सल्फर भी माइनस चार्ज वाला यौगिक है। तो फिर इसमें अपचयन कैसे हुआ, क्योंकि परिभाषा तो हमने पढ़ी है कि प्लस वाला कोई तत्व जुड़ना चाहिए। तो स्टूडेंट इसमें बात यह है कि ये जो सल्फर है इस पर 2 माइनस चार्ज होते हैं, इसीलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है उसके 2 परमाणु इसमें लगे हुए हैं। तो इसके क्रिया के उपरांत जो है कि सल्फर अलग हो जाता है, यानी कि जो ज़्यादा माइनस चार्ज वाला यौगिक था वो अलग हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो सल्फर यानी कि ऋण विद्युतीय तत्व जो है वो बाहर निकल रहा है, तो इस तरह से इसका जो है अपचयन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, आशा है आप लोग समझे होंगे। आइए इसका नाम लिख लेते हैं, इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड नाम है, हाइड्रोजन सल्फाइड। इसका नाम है क्लोरीन, आप सभी जानते हैं कि इसका नाम क्लोरीन है। और इसको तो जानते ही होंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको विशेष रूप से ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा आने वाला है अपने सिलेबस में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोलें या एसिड बोलें एक ही बात है। और ये क्या है, सल्फर यानी कि गंधक। ठीक है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। स्टूडेंट्स अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में। तो आइए बात करते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया की। और जो भी नए बच्चे हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक की सहायता से पिछले वीडियोज भी देखें, जिससे आपको पूरा चैप्टर जो है आसानी से समझ में आए, और साथ ही अन्य लोगों तक भी इसे शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं आगे। अब स्टूडेंट्स हमारी अभिक्रिया है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया, आइए देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स हमने 2 अभिक्रियाएं इससे पहले पढ़ी हैं, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन यानी कि रिडक्शन। तो स्टूडेंट उन्हीं अभिक्रियाओं को मिला जुला रूप अगर देखें तो ये रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो आइए जरा लिखते हैं इसके बारे में। जब उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण एवं अपचयन ठीक है ना, जब दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं
अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं, एक साथ होती हैं। ठीक है स्टूडेंट, जब अपचयन और उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ होती हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया, तो इस प्रकार की अभिक्रिया तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, समझ गए आप लोग? देखिए, मैंने आपको ऑक्सीकरण और अपचयन दो अलग अलग रिएक्शंस समझाई हैं। अब दोनों जब एक साथ होती हैं, यानी कि एक पदार्थ उपचयित यानी कि ऑक्सीकृत होता है और दूसरा अपचयित हो जाता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन जो है वो क्या कहलाती है? रेडॉक्स रिएक्शन या रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो स्टूडेंट, इसको समझते हैं हम उदाहरण के साथ। आइए देखते हैं। उदाहरण जिंक ऑक्साइड, अभी मैंने अपचयन अभिक्रिया में उदाहरण लिया था, तो वही उसी एग्जाम्पल के साथ एक बार समझ लेते हैं। यह है जिंक ऑक्साइड, ठीक है, और मैंने क्रिया कराई थी किसके साथ? कार्बन के साथ। और क्रिया के उपरांत हमारा यौगिक बना था, ऑक्सीजन जो था कार्बन के साथ जुड़ गया था और कार्बन ऑक्साइड बनाया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया था, और जिंक जो था वो अलग हो गया था। तो जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, इस तरह से ये अभिक्रिया हमारी हुई थी। देखिए यहाँ पर जिंक से ऑक्सीजन जो है वो क्या हुआ? अलग हो गया। ठीक है, जब जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया तो हमारी कौन सी क्रिया हुई? हमने कहा हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन निकले, तो ऑक्सीजन निकल गई और क्रिया हो गई थी हमारी ये अपचयन। ठीक है, तो इसका हो गया है अपचयन। क्या हो गया है? अपचयन हो गया है। और अगर कार्बन को देखें, ठीक है, कार्बन को देखें तो कार्बन में ऑक्सीजन क्या हुई है? जुड़ी है। ओके, कार्बन में ऑक्सीजन यहाँ पर क्या हुई है? जुड़ी है। और ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। तो इसका क्या हो गया? उपचयन हो गया। उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ रहा होगा। फिर भी एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, जिंक ऑक्साइड की क्रिया कराई मैंने कार्बन के साथ, तो कार्बन के साथ क्रिया कराने पर कार्बन में ये जिंक ऑक्साइड का ऑक्सीजन जो है वो जुड़ गया और कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया और जिंक जो था वो बच गया। तो जैसा कि हमने अभिक्रिया में पढ़ा है, ऑक्सीकरण में हमने पढ़ा कि या तो ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन बाहर निकले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ गई। ठीक है, क्या बन गया? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन में जब ऑक्सीजन जुड़ गई तो इसका हो गया उपचयन। ठीक है, उपचयन मतलब ऑक्सीकरण हो गया। और जिंक में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई। परिभाषा क्या थी हमारी? कि या तो हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन बाहर निकले। तो ऑक्सीजन इससे बाहर निकल गई, तो इसका हो गया दोस्तों अपचयन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आइए हम दूसरे एग्जाम्पल के साथ इसे और बेहतर से समझते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, आइए देखते हैं। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट। एक भी एग्जाम्पल जो है ये भी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। हमने क्रिया कराई थी कि ऊपरी का ऑक्साइड की, किससे क्रिया कराई थी? हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से जब क्रिया हो गई, ठीक है, तो कॉपर जो थी अलग हो गई थी। कॉपर अलग हो गई थी। हाइड्रोजन जो थी ऑक्सीजन से जुड़ गई थी, तो H2O बन गया था। क्या बन गया था? H2O बन गया था। आइए देखें, कॉपर में से ऑक्सीजन क्या हुई? हट गई। ठीक है, कार्बन से ऑक्सीजन हट गई,
तो कार्बन से जब ऑक्सीजन कार्बन से नहीं, कॉपर से जब ऑक्सीजन हट गई तो इसका हो गया अपचयन, अपचयन हो गया दोस्तों इसका। अब हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ी है, तो हाइड्रोजन में अगर ऑक्सीजन जुड़ी है तो इसका क्या हुआ, इसका हुआ ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन हो गया, इसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो आशा करता हूँ दोनों एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आइए एक बार फिर से इन्हें देख लेते हैं। देखिए जिंक ऑक्साइड की क्रिया करी किससे, कार्बन से। तो कार्बन ने क्रिया करने के उपरांत ऑक्सीजन जो था अपने साथ जोड़ लिया और बनाया कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि इसमें जब ऑक्सीजन जुड़ गया तो इसका ऑक्सीकरण हो गया और ऑक्सीकरण की क्रिया ही उपचयन कहलाती है। आइए मैं ब्रैकेट में ऑक्सीकरण भी लिख देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, क्योंकि दोनों वर्ड एक जैसे हैं और कंफ्यूज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ऑक्सीकरण, ठीक है, अब बेहतर है। तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ी इसीलिए क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। और जिंक ऑक्साइड में से ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो ये क्या हो गया, अपचयन हो गया, ठीक है। और क्यूप्रिक ऑक्साइड में से यहाँ पर कॉपर बची, ऑक्सीजन बाहर निकल गया तो इसका भी अपचयन हो गया। और हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ संयोग किया और जल बना दिया तो इसका उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण हो गया। बात क्लियर है, ठीक है। आइए बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसी अपक्रिया से संबंधित दो वर्ड और हैं हमारे पास। पहला है हमारा दोस्तों ऑक्सीकारक, ठीक है। पहला है ऑक्सीकारक और दूसरा है अपकारक या अपचायक, ठीक है। पहले हम ऑक्सीकारक के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीकारक वह पदार्थ होता है जो उपचयन के लिए यानी कि ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है या फिर अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ठीक है। आइए लिख देते हैं ऑक्सीकारक, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण और ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। तो ब्रैकेट में मैं उपचयन भी लिख देता हूं जिससे आप लोग कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए क्या देता है स्टूडेंट, ऑक्सीजन देता है। ऑक्सीजन देता है या फिर अपचयन के लिए हाइड्रोजन यानी कि H2 को हटाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट, ऑक्सीकारक। या उपचायक कहलाता है, कहलाता है, ठीक है। आप समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद बढ़ते हैं हम आगे की तरफ। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इसे इरेज करता हूं।
तो स्टूडेंट अभी हमने आंशिक कारक के बारे में जाना, आइए अब जानते हैं अपचायक के बारे में। अपचायक क्या है, यहाँ पर लिख लेते हैं अपचायक। अपचायक, ध्यान रखें स्टूडेंट, उपचायक और अपचायक में बहुत थोड़ा फर्क है, इसीलिए उपचायक को अलग ध्यान रखें और अपचायक को अलग ध्यान रखें। आइए जानते हैं अपचायक। तो अपचायक क्या है स्टूडेंट, वहाँ पर स्टार्ट है। तो स्टूडेंट जानेंगे अपचायक क्या है। तो अपचायक वह पदार्थ है, आइए लिखते हैं, अपचायक वह पदार्थ है जो, क्या, अपचायक वह पदार्थ है जो जुड़ने के लिए हाइड्रोजन देता है। ठीक है, अपचायक वह पदार्थ है जो जुड़ने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, या देखिए अपचायक क्या है, मैंने अपचयन की परिभाषा में आप लोगों को बताया है कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जुड़ रहा हो या ऑक्सीजन बाहर निकल रहा हो, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। तो अपचायक क्या होगा फिर, अपचायक वह पदार्थ है जो अभिक्रिया में जुड़ने के लिए हाइड्रोजन देता है या फिर ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, या फिर ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है। हटाने के लिए उत्तरदायी होता है, उत्तरदायी होता है। होता है क्या कहलाएगा, अपचायक। अपचायक या अपचायक या इसका दूसरा नाम है अवकारक। क्या नाम है, अवकारक। अवकारक कहलाता है, कहलाता है। आता है, आपको इसकी परिभाषा क्लियर हुई होगी। एक बार फिर से समझ लें कि अपचायक क्या है। अपचायक वह पदार्थ है जो हाइड्रोजन प्रदान करता है, किसके लिए, अपचयन के लिए हाइड्रोजन प्रदान करता है या फिर ऑक्सीजन को हटाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो वह पदार्थ क्या कहलाता है, अपचायक या फिर अवकारक कहलाता है। तो स्टूडेंट आज का सेशन बस यहीं तक। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और साथ ही जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो को लाइक अवश्य करें, और साथ ही जो बच्चे नए जुड़े हैं हमारे चैनल से वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने अन्य साथियों तक शेयर करें, जिससे कि आपके साथ साथ अन्य लोगों तक भी इस चैनल का जो हमारा उद्देश्य है हर एक बच्चे को शिक्षा पहुंचाना, वो सफल हो सके। स्टूडेंट्स, हमारे चैनल पर सिर्फ विज्ञान ही नहीं बल्कि 6 से कक्षा 12 तक के लगभग सभी विषय, 6 से 8 तक के सारे विषय और 9-10 के सभी विषय, कक्षा 11-12 में विज्ञान के समस्त विषय, और साथ ही हिंदी इंग्लिश की कक्षाएं रेगुलर चालू हो रही हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी अन्य सब्जेक्ट की भी वीडियो की आवश्यकता है तो कमेंट करें, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे।
साथ ही अपना प्यार बनाए रखें, चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।